फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। उसके बारे में पूरा का पूरा अपन जितने भी डाउट हो सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और मैं बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा और मेरे को पता है आप अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि आज अपन इस क्लास के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो एट प्रेजेंट अगर वर्तमान की बात करें तो रूलिंग पार्टी है। तो अगर अपन इसकी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इस पार्टी का आधार जो है वो भारतीय जनसंघ करके एक पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसका 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो उससे इसका आधार तय हुआ। कौन सी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का। तो कैसे हुआ चलिए पढ़ते हैं। फॉर्म्ड इन 1980 बाय रिवाइविंग द erstwhile भारतीय जनसंघ, फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। समझ में आ गई बात? तो उससे इसका क्या हुआ, आधार तय हुआ क्या कि 1977 के अंदर क्या हुआ कि कुछ इमरजेंसी के क्या हो गए, हालात उत्पन्न हो गए और उस इमरजेंसी की वजह से जो भारतीय जनसंघ था उसने कुछ अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई, आप ऐसे कह सकते हो संगठन बनाया। किसके नाम से? जनता पार्टी के नाम से। और उस जनता पार्टी ने उस टाइम पर क्या किया, जो जनरल इलेक्शन हुए थे उन जनरल इलेक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया और वो पार्टी क्या हो गई, जीत गई। तो इसलिए जनता पार्टी ने 1977 से लेके और 1980 तक क्या किया, शासन किया। फिर कुछ दिक्कत की वजह से वो पार्टी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। और डिसॉल्व होने के बाद कौन सी पार्टी का निर्माण हुआ? भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। किनके नेतृत्व में? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जो प्रोमिनेंट नेम है इस पार्टी के, उनके द्वारा इस पार्टी को स्थापित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो ये मैंने लिखा कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था भारतीय जनसंघ, आरएसएस के आप समकक्ष मान सकते हैं उसको, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो उन्होंने इस संगठन की क्या करी, स्थापना करी। किसके? भारतीय जनसंघ की। और जो कौन कौन सी कंडीशन, जैसे मैंने बताया 1977 के अंदर जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी ने 1980 तक क्या किया, शासन किया। 1980 के अंदर वो डिसॉल्व हो गई और कौन सी पार्टी का निर्माण हुआ? भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। अब सबसे मेन बात क्या है, ये जो पार्टी है, इस पार्टी का जो मेन पर्पज है, जो मेन मोटिव है, वो ये है कि हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, वो जो है ना एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने, यानी मजबूत राष्ट्र बने। और इसका मानना है कि हमारा जो राष्ट्र है वो मजबूत तभी बन सकता है जो हमारी जो प्राचीन मूल्य है, हमारे प्राचीन जो सभ्यता है, हमारे जो प्राचीन जो कल्चर रहा है, यानी जो संस्कृति रही है, यानी इनका बहुत अहम रोल हो सकता है। किसके लिए? हमारे देश को मजबूत और सुदृढ़ बनाने में। तो ये मैंने पॉइंट लिखा है, wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from, यानी ये चाहती है कि हमारा देश एक मजबूत और ताकतवर और एक आधुनिक भारत बने। समझ में आ गई बात? और जैसे मैंने बताया, इसके लिए इसका मानना है कि इस चीज में जो हमारी एंशिएंट कल्चर है, हमारा जो प्राचीन संस्कृति है और हमारे जो प्राचीन मूल्य हैं, वो इस चीज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी उनके द्वारा देश को और ज्यादा क्या किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय जो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन रहे हैं, आरएसएस के भी अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का जो निर्माण किया था उसमें भी उन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, यानी वो इसके भी अध्यक्ष रहे हैं, आरएसएस के भी अध्यक्ष रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय का संबंध राजस्थान से है। समझ में आ गई बात? उन्होंने सिक्कर से एजुकेशन प्राप्त करी, पिलानी से भी एजुकेशन प्राप्त करी। तो कहने का मतलब उन्होंने जो विचार प्रतिपादित किया, जो विचार उन्होंने जो आइडियाज एग्जीक्यूट किए, उनको ये पार्टी बहुत ही क्या मानती है, सपोर्ट करती है। जैसे उनके कुछ जो आइडियाज थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय। अब ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है एकात्मक मानववाद,
ठीक है, इसको समझते हैं। यानी अगर अपन देखा जाए, यानी उपाध्याय जी का क्या मानना था कि जो भी कुछ डेवलपमेंट होता है या कुछ भी होता है तो इससे फायदा जो है वो किसको होता है, या तो जो कम्युनिस्ट होता है उसको फायदा होता है, और या फिर कम्युनिस्ट के अलावा जो कैपिटलिस्ट होते हैं उन्हीं को क्या होता है, इसका फायदा होता है। तो उनका मानना था कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी मान लो सुविधाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, तो उसका फायदा किसको मिलना चाहिए, मानव को मिलना चाहिए, मनुष्य को उस चीज का फायदा नहीं। वो सेंटर में किसको रखते थे, यानी ये जो आइडिया था उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो किसको मानते थे, ह्यूमन बीइंग को। यानी उसका सेंट्रल पॉइंट कौन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। जो भी फायदे हैं उन फायदों का फायदा जो है, बेनिफिट जो किसको मिलना चाहिए, मानव को मिलना चाहिए। तो ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो उनका विचार है उसको, इसके लिए अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब जो पिछड़े वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनको उनकी स्थिति से उबारा जाए और उनको और मजबूत स्थिति में लाकर और उनके लिए बढ़िया बढ़िया क्या किए जाए, काम किए जाए। तो इन विचारों को भी ये पार्टी क्या करती है, मतलब दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से ये पार्टी बहुत ज्यादा प्रेरित होती है और उनके विचारों का अनुपालन भी करती है, यानी फॉलो भी करते हैं। कौन कौन से दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडियाज है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और दूसरा अपन ने पढ़ा अंत्योदय। इसके अलावा हिंदुत्व को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जैसे अभी मैंने बताया कि एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज को ये पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। तो इसका मानना है कि हमारे देश की जो राजनीति है और हमारा देश का जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद और राजनीति को एक जो मजबूत आधार अगर कोई प्रदान कर सकता है तो क्या प्रदान कर सकता है, हिंदुत्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो और जो मतलब रिलीजन है या और जो कम्युनिटी है उसका विरोध कर दिया, नहीं। इसका मानना है कि हमारा जो प्राचीन समय से जो है ना, हमारी सभ्यता इसी प्रकार से विकसित होती रही है, इसीलिए हिंदुत्व को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट मानती है, यानी तत्व मानती है, कारक मानती है अपनी राजनीति का, ताकि देश को और ज्यादा राष्ट्रवादी और सुदृढ़ बनाया जा सके। तो यही मैंने लिखा है, हिंदुत्व एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राष्ट्रवाद और जो राजनीति है उसके लिए ये हिंदुत्व को एक बहुत ही अच्छा क्या मानती है, आप ऐसे कह सकते हो अपना एक महत्वपूर्ण आप हथियार मानती है, अपना महत्वपूर्ण जो है पार्ट है इसका। इसके अलावा वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द कंट्री। जैसे आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसको विशेष फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, वहां का अपना संविधान है, वहां का अपना अलग से क्या है, झंडा है। हमारे यहाँ पर जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको वहां पर अपन क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मानना है कि जो एक विशेषाधिकार है, जो स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, तो एकदम से क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए और उसका पूरी तरह से भारत के अंदर क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, यानी उसको विशेष जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पार्टी भी चाहती है ये, और अपन ने देखा 2019 के अंदर ऐसा ही हुआ है कि 2019 के अंदर 370 आर्टिकल जो हटाकर और उसको हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से भारत के अंदर क्या कर लिया गया है, एकीकृत कर लिया गया है। तो इस पार्टी ने जैसा कहा था वैसा किया भी है। इसके अलावा क्या कहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री। इसका मानना है कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी कास्ट के हो, उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, यानी एक समान नागरिक संहिता बननी चाहिए, यानी कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जिसके आधार पर ना धर्म के आधार पर, ना कास्ट, ना कम्युनिटी के आधार पर उनके बीच में कोई क्या ना हो, भेदभाव ना हो। तो यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये पार्टी क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसके अलावा बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, इसका मानना है कि जो धर्मांतरण होता है यानी धर्म परिवर्तन होता है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चाहती है कि ये जो धर्म रूपांतरण है, मतलब धर्म जो परिवर्तन है उसके ऊपर क्या लगाया जाए, रोक लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि किसी भी देश के लिए ये अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा अगर अपन इसके सपोर्ट बेस की बात करें, जनाधार की बात करें, तो 1990s के बाद इसका जो सपोर्ट बेस है वो लगातार क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर इससे पहले की बात करें तो ये जो पार्टी थी मुख्यतः शहरों या फिर कुछ और जो पार्ट थे वैसे वैसे, लेकिन अब धीरे धीरे इसका सपोर्ट बेस और ज्यादा क्या हुआ है, मजबूत हुआ है 1990s के बाद। अब गांव के अंदर भी ये पार्टी क्या होती जा रही है, पॉपुलर होती जा रही है, और भी अलग जो साउथ ईस्ट है
या फिर आप ऐसे साउथ वेस्ट है उन पार्ट में भी ये पार्टी क्या ये मजबूत हुई है। तो ये कह रहा है कि इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज्ड इन 1990s 1990 के दशक के अंदर इस पार्टी का जनाधार जो है वो और ज्यादा क्या हुआ मजबूत हुआ, क्योंकि हमें पता है 1996 के अंदर अगर अपन बात करें तो पहली बार बीजेपी की जो है ना वो क्या बनी थी सरकार बनी थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। 13 दिन के बाद में वो सरकार क्या हो गई थी डिसॉल्व हो गई थी। उसके बाद में came to power in 1998 as the leader of the National Democratic Alliance, यानी जो बाकी के जो रीजनल पार्टीज थी उनके साथ मिलकर इसने एक क्या बनाया अलायंस बनाया, जो अपन पहले भी पढ़ चुके अलायंस यानी संगठन, कई राजनीतिक दलों का समूह बनाया जिसका नाम क्या था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उनके साथ मिलकर और इसने क्या बनाई सरकार बनाई, यानी पार्टी सत्ता में आई 1998 में। किसके नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही, और लगभग 1 साल तक इसने क्या किया शासन किया। समझ में आ गई बात। तो ये इसके बारे में एक और पॉइंट हो गया। इसके बाद में emerged as the largest party with 282 members in the लोकसभा इलेक्शन 2014, यानी 2014 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उन लोकसभा चुनाव के अंदर इसको 282 मेंबर्स यानी आप सीट मान सकते हो इतने मेंबर्स इसके क्या हुए थे इलेक्ट हुए थे। तो इसके आधार पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर ये पार्टी क्या आई थी सामने आई थी। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये पार्टी एज ए रूलिंग यानी एनडीए के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर रही है पार्टी रूल कर रही है। जैसा कि आपको पता है पहली बार जब ये पार्टी सरकार में आई थी तो 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2014 के बाद में इसके एनडीए के अंतर्गत कौन सी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया, बीजेपी पार्टी ने बहुमत प्राप्त करके और क्या बनाई सरकार बनाई। फिर 2019 में दोबारा चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत के साथ इसने पार्टी ने दोबारा क्या बनाई सरकार बनाई। तो ये फिलहाल सेंटर में क्या है रूलिंग पार्टी है, कौन सी बीजेपी, कौन से अलायंस के अंतर्गत एनडीए के अंतर्गत। अगर अपन इसके चुनाव चिन्ह की बात करें जो इलेक्शन सिंबल की बात करें तो कमल का फूल है, जैसा कि आपने वो पता है। तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है अपनी कंट्री की। जो मेन अगर अपन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें इंडिया के अंदर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। तो ये था अपना आज का क्लास जिसमें अपन ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छी तरह से समझा और मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। अब बाकी का काम आपका है कि इसको किस तरह से और आप अच्छी तरह से एनालाइज करके क्या कर सकते हो समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आज का जो आपका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि दीनदयाल उपाध्याय जो है उनका जो संबंध है आप ऐसे कह सकते हो कहां से बिलोंग करते हैं, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है। तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।